अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। लास्ट टाइम हम मेमोरेंडम तक पढ़ चुके थे। आज जो है हमने प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग से स्टार्ट करना है। बेसिकली मैंने आप लोगों से कहा था इसको ज़रा एक रीडिंग दीजिएगा, ताकि मैं जब आप लोगों को इसकी समरी बताऊं तो आप लोगों को वो पॉइंट्स जो हैं वो बेसिकली गेट हो जाएं जो इसमें कहा हुआ है। अच्छा, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बताया हुआ है कि बेसिकली वो प्रिंसिपल्स होते हैं या वो मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि ऑडिटिंग के साथ कह लो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है, दूसरी बात ये कि ऑडिटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कह लो कंपैटिबिलिटी चेक करने में। दूसरा ये कि इससे आपको ये भी पता चलता है कि आपने मतलब जो भी कंपनीज़ हैं सर्टेन, आपने मतलब उन पे कितना रिलाय करना है, क्या उनके मतलब जो चीज़ें वो बता रही होती हैं क्या वो रिलायबल डेटा है या नहीं है। तो ये सब जब ऑडिटेड स्टेटमेंट्स होती हैं या जो जिन कंपनी का ऑडिट हुआ हुआ होता है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा कह लो एफिशिएंटली या कह लो बहुत ज़्यादा एक प्लस पॉइंट रखती है उन कंपनीज से जिनका ऑडिट नहीं हुआ हुआ होता। ठीक है, बाकी अब ऑडिटिंग में हम ये देख लेते हैं कि इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग AAS1 देखो, ये बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट, एक ना कह लो स्टैंडर्ड्स आएंगे। बेसिकली ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो करते हुए जैसे हम अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स देखते हैं ना, उसी तरह ये ऑडिटिंग के भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको देखते हुए क्या करना होता है कि आपने डिफरेंट जो ऑर्डर परफॉर्म करने हैं तो आपने किन प्रोसीजर्स को लेके चलना है, रिपोर्टिंग किस तरह से करनी है, कौन से ऐसे पर्टिकुलर्स हैं जो कि आपने ज़रूर मेंशन करने हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनको आपने बहुत ज़्यादा कंसीडर करना है। फिर इसके बाद आ जाता है ऑडिटिंग टेक्निक्स। अब ये डिफरेंट वो मेथड्स हैं कि जिसमें आपने बेसिकली ये देखना है कि जो ऑडिटर ने सारी इंफॉर्मेशन गैदर की हुई है उसको इवेलुएट किस तरह से किया करना है। फिर ये देखना है कि डिफरेंट ऑडिटिंग सिचुएशंस कौन कौन सी होती हैं या उन ऑडिटिंग इंफॉर्मेशन को किस तरह से उसने कह लो इवेलुएट करना है। बेसिकली लास्टली ऑडिटर ने एक रिमार्केबल स्टेटमेंट देनी होती है ना, तो बेसिकली जितनी भी इंफॉर्मेशन वो गैदर करता है उसको एनालाइज करता है, इवेलुएट करता है, फिर डिफरेंट मतलब वेरिएबल्स को देखता है, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस को देखता है एंड लास्टली अपना क्या करता है, रिमार्क्स दे देता है। ठीक है, तो ऑडिटर को भी ये काम पूरा अप्रोप्रिएट वे में करना है। दूसरी बात ये आ जाती है कि इसमें ऑडिटर ने जो है वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस या जो रूल्स बेसिकली या जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं AAS1 या जो ऑडिटिंग के बेसिकली कह लो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, सबको फॉलो करने होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग करने होते हैं। ठीक है, तो ऑडिटर वहाँ पे लायबल होता है, वहाँ पे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसने सारे मेथड्स को अप्रोप्रिएट वे में करना है। प्लस एक और चीज़ ये भी आ जाती है इसमें कि ऑडिटर ने प्राइवेसी का भी बहुत ख्याल रखना होता है, प्लस एक्यूरेसी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। प्लस वो अपनी तरफ से कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता किसी की भी स्टेटमेंट्स में से। उसने हर चीज़ को एक रिव्यूअर के तौर पे प्लस एक अनबाइस्ड ऑडिटर के तौर पे क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है। ठीक है, ये हम बेसिकली देख ही चुके हैं कि ऑडिटर की क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर ऑडिटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं वो फंडामेंटल होते हैं नेचर में। ये भी इन्होंने जर्नल मतलब बताया हुआ है। बेसिकली ये है कि जो ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स हैं या टेक्निक्स हैं ये डिफाइंड होती हैं और इसको फॉलो करते हुए हर ऑडिटर ने क्या करना होता है, इन सारी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। और इसकी मदद से क्या होता है कि उसका ऑडिट एक कंप्लीट मतलब ऑडिट जो है वो एक कंप्लीट ऑडिट या एक कामयाब ऑडिट जो होता है वो हो सकता है। फिर आ जाता है इम्पॉर्टेंट ऑडिट टेक्निक्स। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसे मतलब टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करते हुए एक ऑडिटर क्या कर सकता है, एक अच्छा ऑडिट मतलब परफॉर्म कर सकता है या अकॉर्डिंग टू लॉज एंड रूल्स एंड कह लो प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली जो है वो फॉलो कर सकता है। अब इसमें आ जाएंगी कि ऑडिटर ने इन मतलब सर्टेन एरिया से क्या करना है, डेटा कलेक्ट ज़रूर करना है और इनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज़रूर मेंशन करना है। प्लस ये कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे क्या है इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, ऑडिटर ने क्या करना है, वाचिंग का मतलब ये होता है कि उसने ये टैली ज़रूर करना है क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या इनफ्लोज़ हैं, क्या आउटफ्लोज़ हैं। फिर फिज़िकल वेरिफिकेशन करनी है जो फिक्स्ड एसेट्स या करेंट एसेट्स बताए हुए हैं उनकी।
फिर रिकन्सिलेशन करनी है स्टॉक स्टेटमेंट की कि क्या ये स्टॉक जो बता रहे हैं अपनी स्टेटमेंट्स में क्या इनका इतना ही इनफ्लो या आउटफ्लो है। प्लस इसी तरह कैश का भी हो सकता है कि उन्होंने क्या करना है, कंफर्म करना है कि जो इनके कस्टमर्स हैं या जो इनके बैंक बैलेंसेस हैं उसको टैली करके। फिर रिकम्प्यूटेशन करनी है, डेप्रिसिएशन और अदर कैलकुलेशन जो है, स्कैनिंग करनी है, स्क्रूटनी करनी है, इंक्वायरी करनी है। ठीक है, तो ये सारे जो टेक्निक्स हैं मतलब ये वो एरियाज़ हैं जिनको ऑडिटर ने मस्टली जो है वो ज़रूर इन एरियाज़ को क्या करना है, देखना है और इस पे एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट भी बनानी है। प्लस इन एरियाज़ को अवॉइड नहीं करना है या इन टेक्निक्स को देखते हुए वो क्या कर सकता है, एक अच्छा ऑडिट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रोसीजर्स फॉलोड इन कोर्स ऑफ ऑडिट। इसमें बेसिकली ये है कि इसमें ऑडिट एविडेंस आ जाता है कि कौन कौन से प्रोसीजर्स होने चाहिए एक ऑडिट में। फर्स्टली ऑडिट का एविडेंस, ऑडिटर जो है वो कभी भी ये वर्बली नहीं कहेगा कि मैंने ऑडिट किया है, मुझे ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जो चीज़ें वो बताएगा वर्बली वो सब कुछ उसके पास इन रिटर्न फॉर्म में एज एन एविडेंस होना चाहिए। अगर वो कह रहा है कि इनका जो इनफ्लो आउटफ्लो में मतलब कोई क्लैश आ रहा है या कोई बैलेंस में क्लैश आ रहा है तो वहाँ पे वो सिर्फ वर्बली कहेगा और सारे मान लेंगे, इस तरह नहीं होता। वहाँ पे उसके पास एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। प्लस उसने ये चीज़ देखनी होगी कि जो भी मतलब जिस भी स्टेटमेंट का वो क्लेम कर रहा है उसके पास एक परफेक्ट और एविडेंस हो। इन केस उसके पास एविडेंस नहीं है तो उसकी बात जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। ठीक है, तो ऑडिटर ने ये काम भी मेक श्योर करना होता है। प्लस जो टर्म एविडेंस है इसमें एक इसकी डेफिनेशन है छोटी सी, वो देख लें आप लोग। All influences on the mind of an auditor which affect his judgment about the truthfulness of the propositions submitted to him for review। यानी कि वो चीज़ें या वो ऐसी स्टेटमेंट्स या ऐसी कह लो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कोई भी ऐसी टर्म जो कि उसके डिसीजन पे इन्फ्लुएंस कर रही है तो उसका एविडेंस इसके पास ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अब फर्स्टली इन्होंने कहा है टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस हैं। अब इसमें कुछ सी ऑडिट एविडेंसेस इन्होंने टाइप्स बताई हुई हैं, वो हम देख लेते हैं। इसमें फर्स्टली कुछ टाइप्स हैं, 9 टाइप्स हैं। फर्स्टली है फिज़िकल एग्जामिनेशन बाय द ऑडिटर ऑफ द आर्टिकल रिप्रेजेंटेड इन द अकाउंट्स। पहले तो सबसे पहले वो फिज़िकली एग्जामिन करेगा कि जो चीज़ें स्टेटमेंट्स में हैं या जो चीज़ें अकाउंट्स में मेंशन हैं क्या वो मतलब वाउचिंग के ज़रिए या टैली के ज़रिए क्या करेगा, उन्हें कंफर्म करेगा। फिर आ जाएगा स्टेटमेंट बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज़, ओरल एविडेंस या रिटन एविडेंस। कोई भी थर्ड पार्टी मतलब कोई मैनेजर, कोई एम्प्लॉय या ऑडिट टीम में से कोई या तो ओरल एविडेंस उसे दे या कोई रिटन एविडेंस उसे मिले। तो ये सब मतलब सारी टाइप्स में आ जाता है। फिर आ जाता है ऑथोरेटिव डॉक्यूमेंट्स। इसमें यह आएगा कि बेसिकली जो भी वो इंटरप्राइज़ बना रही है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो कि अथॉरिटिव है, मतलब किसी अथॉरिटी ने आपको मतलब कोई चीज़ ऐसी प्रोवाइड किया है जिससे आपको ये चीज़ पता चले कि कंपनी के बारे में कोई चीज़ पता चले। फिर फॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं, इनफॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं, इससे भी आपको आइडिया हो सकता है। कैलकुलेशन जो ऑडिटर के अपने खुद परफॉर्म की हुई है उससे अगर उसे कोई बैलेंस में या कोई भी चीज़ में कह लो फ्रॉड मिलता है वो भी। फिर इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं। देन इंटरनली कोई रिपोर्ट करता है तो फिर इसमें डिटेल रिकॉर्ड्स हैं एंड इंटरेक्शन, मतलब ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से एविडेंस मिल सकता है। ठीक है, ऑडिट एविडेंस मिल सकता है। नेक्स्ट जो है हम मेथड्स इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।